हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम लोग आज जो है जेई एडवांस का पेपर 1 जो है उसके रेफरेंस में बात करने आए हैं। थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस होगा और इन एडिशन टू दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल द क्वेश्चंस, द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव टू डू। फाइन। अगर हम पेपर को बोलें कि पेपर किस तरीके का था, केमिस्ट्री का स्पेसिफिकली, सो वी कैन से दैट इट इज़ फ्रॉम मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल। कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। और आई कैन से दैट आउट ऑफ 17 क्वेश्चंस जो है 13-14 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हर स्टूडेंट जो है उसे अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। पेपर की बैलेंसिंग के बारे में बात करें तो पेपर में बहुत बैलेंस पेपर था। इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक की बात करें तो वी कैन से दैट कि लगभग 20% जो 20 मार्क्स का जो पेपर था दैट इज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिलेटिवली ऑर्गेनिक क्या थी, थोड़ी ज़्यादा थी एज कंपेयर टू द फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक पार्ट इन दिस केस। Fine. So we are going section by section, question by question to understand each and everything in this case. And जो students हैं class 12 के, जो student हैं class 11 के, which are the aspiring students of JEE as well as for the NEET also, they must look at the solutions of each and every question, because every question will help you in understanding the examiner mind, how the question is framed in the exam. सो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन था दैट इज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज फ्रॉम द मेटलर्जिकल पार्ट। हमें पता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जब हम ओर से करते हैं, सो देर आर डिफरेंट ओर्स दैट बीइंग टेकन फॉर कॉपर, फॉर सिल्वर, फॉर जिंक, ठीक है ना, एल्यूमिनियम, आयरन, सबके ओर्स होते हैं जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर हम बात करें इन दिस पर्टिकुलर केस, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्वेश्चन में, इट इज गिवन इन दिस रेफरेंस द मैलाचाइट, और बोला गया है कि मैलाचाइट जो है वो क्यूप्राइट प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें मैलाचाइट के फॉर्मूले के बारे में, द फॉर्मूला ऑफ मैलाचाइट इज CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, जिसके डिकम्पोजिशन से किसका फॉर्मेशन होता है, कॉपर ऑक्साइड का प्लस H2O का एंड CO2 का। Fine. So you have been asked that which are the correct statement related to the processes which are involved in the extraction of the metal. So we can say that roasting of malachite is producing cuprite. No, it is forming copper oxide in the way as we have done this over here. The second statement says calcination of calamine. Calamine is an ore of zinc, that is zinc carbonate. और जब हम इसका कैल्सिनेशन करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो ये क्या फॉर्म करता है, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है एंड इट फॉर्म CO2. So this is zincite that is formed, that is zinc ZNO which is formed over here. So this statement seems to be absolutely correct, but the first statement, that is the A statement, वो गलत है। थर्ड स्टेटमेंट के पास आते हैं, वो कह रहा है कि कॉपर पायराइट को हम सिलिका से हीट करते हैं। एक्चुअल में जो कॉपर पायराइट ओर होता है, जब हम उसका रोस्टिंग वगैरह कराते हैं तो हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या फॉर्म कर रहा होता है, इट इज फॉर्मिंग Cu2O, FeO एंड SO2। इन एडिशन टू दिस फेरस ऑक्साइड की इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट होती है, और उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए सिलिका ऐड किया जाता है। सो व्हाट डज इट फॉर्म, FeSiO3, जो कि स्लैग की फॉर्म में बनता है, एंड इट कैन बी रिमूव्ड from the furnace. Is it clear? So this also is an incorrect statement, that is the C statement. अभी तक केवल A statement ऐसी आई है जो कि incorrect statement है। इसके बाद बोला गया impure silver is treated with aqueous potassium cyanide in the presence of oxygen. This is the extraction method that is used for the silver as well as for gold also. हम सिल्वर को सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करता है, इट अंडरगोज द लीचिंग प्रोसेस वेयर द सिल्वर प्रेजेंट गेट डिसॉल्व टू फॉर्म द its complex, that is KAgCN whole twice, and we make use of more electropositive metal like zinc to reduce and to precipitate, in this case, the silver from it. So this is how the silver is obtained in this case. Hence,
The correct answer for these questions are it is B, it is C, as well as it is D. All three of them are found to be the correct answers for this particular question. ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आके हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक की कुछ रिएक्शंस हैं, बहुत कॉमन सी रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक की, जिसमें कि हम ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन प्राइमरीली इसमें पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे कहा गया कि कंपाउंड है, इट इज साइनाइड। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो साइनाइड होते हैं जब वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, इट अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन देम। कौन सी रिएक्शन होती है? इट अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन where R dash will attack at this carbon and it will be forming R C double bond N NGX and it form R dash, जिसके एसिडिक हाइड्रोलिसिस से यहाँ पर क्या बनने वाला है? It is forming the product as कीटोन इन दिस केस। ओके, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है साइनाइड कंपाउंड, ये किस में कन्वर्ट होगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा? PHNgBr के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होने वाला है। अगर मैं बात करूँ कौन सा कीटोन फॉर्म होगा, इट विल बी CH3, इट विल बी CH2 एंड दिस इज CO, दिस इज C6H5। This is the reaction that is Grignard reagent which will react with cyanide. आगे फर्दर ये रिएक्टेंट जो है, ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाट डज इट फॉर्म इन दिस केस? इट विल बी फॉर्मिंग द प्रोडक्ट एज CH3, CH2, CH3, CH2, it is forming COH, it is pH and this is pH. So what kind of an alcohol that is formed over here? The alcohol which is formed in this particular reaction is, which is this reaction, a tertiary alcohol is obtained in this case. और आपसे ये कहा गया है in this case that अगर हम चेक करें कि क्या इसमें कोई असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है या नहीं, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये P कंपाउंड था यहाँ पे ये असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। सो डेफिनेटली आई कैन से द कंपाउंड P which has been formed has asymmetric carbon atom in this case. अगर मैं सेकेंड रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ which is a Friedel-Crafts acylation reaction, it is forming the product as acetophenone और ये फर्दर आगे किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? PHNgBr followed by hydrolysis. We should know this thing कि कीटोन जो हैं वो क्या बनाते हैं? They form tertiary alcohol like this and this does not have any asymmetric carbon atom in this case. This carbon has two groups which are similar to each other. Hence, this is not resulting in the formation of the product Q, which can be said to be having asymmetric carbon atom. तो Q में asymmetric carbon atom नहीं है, इसीलिए A भी आंसर नहीं हो सकता, B भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ वी हैव टू लुक इनटू द प्रोडक्ट R इन दिस केस। अगर मैं प्रोडक्ट R के बारे में बात करूं तो प्रोडक्ट R के लिए क्या कहा जा सकता है? प्रोडक्ट R के लिए यहाँ पर ये कीटोन है एंड वी डू दिस रिएक्शन विद डाईएल्काइल कैडमियम और जब डाईएल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन होगी तो व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म? यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? कीटोन का फॉर्मेशन होता है। So what it is forming? CH3, CH2, it is forming CO, it is forming CH2, C6H5. ठीक है, फर्दर ये कीटोन है क्योंकि तो ये आगे रिएक्ट करेगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस के साथ। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट इट इज एक्सपेक्टिंग टू फॉर्म? इट इज COH, दिस इज PH and this is CH2 and this is the product that is formed. So what I can say in this case कि जो प्रोडक्ट बना है वो ये रहा और हम ये कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में असिमेट्रिक कार्बन एटम डेफिनेटली प्रेजेंट है। Is it fine? After this what we can say, if we look into the fourth reaction over here, it is saying about the S। ठीक है, यहाँ पे ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है
और एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या करता है, it is reacting to form this as the intermediate. CrO3 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होने वाला है, it is get oxidizing it and it is forming the product as ketone in this case. और ये कीटोन जो बना, ठीक है, ये कीटोन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCN के साथ फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस. सो व्हाट वी कैन से इन दिस केस, वी कैन से कि ये कीटोन जो बना है CH2, इसका साइनोहाइड्रिन फॉर्म होगा CnC6H5 और Cn will be converted to COOH in this case. So definitely here also we are having the chiral carbon. Therefore C and D options are the correct answers for this particular question. ठीक है. So these are the questions of organic which are definitely involving many reactions, and we should always focus on the reaction of Grignard reagent very carefully, क्योंकि आपको पता ही है कि Grignard reagent जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो कि पूरी ऑर्गेनिक में कहीं पर भी आ जाता है. Fine. After this we move further and we are moving on to the third reaction, third question over here. We are having a compound styrene. स्टाइरीन एक कंपाउंड होता है जो कि पॉलीमराइजेशन में भी हम लोग पढ़ते हैं कि स्टाइरीन का पॉलीमराइजेशन क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म पॉलीस्टाइरीन. तो यहाँ पर ये कंपाउंड जो है वो कौन सा कंपाउंड है, इट इज वी आर हैविंग द कंपाउंड एज स्टाइरीन रिएक्टिंग विद B2H6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सो इट इज an anti-Markovnikov product forming and this is the alcohol that is formed. This is the compound P that is obtained. Further, we are saying that it is getting oxidized with CrO3 and sulfuric acid, which will be oxidizing this to the carboxylic acid compound, followed by the reaction with Cl2 and red phosphorus is an HVZ reaction undergoing alpha halogenation in this case, forming CHCl. This is COOH over here. After this, SOCl2 के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये CHOH हो जाएगा. दिस विल बी COCl आफ्टर रिएक्टिंग विद SOCl2, और इसको हम किसके साथ रिएक्ट करने वाले हैं, यहाँ पे वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद यहाँ पे NaCN के साथ. तो वो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, साइनीज में, और CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, it will be converted to, I'm writing over here, it will be forming the product as CH, it is forming COOH and this is COCl in this case. So this is the product that is formed in this particular reaction. और इसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पर we are reacting it with concentrated sulfuric acid. ठीक है ना. तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी इन दिस केस इज द C पार्ट. दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. इज इट ओके. सो ये प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, हम प्रोटोनेशन करेंगे और प्रोटोनेशन करने के बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी. किस तरीके से, अगर आप लोगों को डाउट है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ. दिस इज COCl और दिस इज COOH पॉजिटिव. तो इट विल बी द कार्बन, ये कार्बन यहाँ से अटैक करेगा और यहाँ पे दो OH ग्रुप जो हैं वो एक कार्बन एटम पे नहीं आ पाएंगे. सो दैट विल बी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस एज अ प्रोडक्ट इन दिस केस. इज इट ओके. सो दिस इज what is happening in this particular reaction over here. Fine. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ रादर. यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है that is basically a question of salt analysis where we are doing the estimation, we are doing the analysis of the manganese ions, है ना. Formation of white precipitate is taking place and filtrate on adding NaOH. ठीक है. So it is definitely indicating in this case that what is actually happening. ये halide जो है वो कौन सा होगा, it will be chloride as it is forming the white precipitate over here, that is of in this case of MnOH whole twice, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड PbO2 के साथ ये जो कलर्ड स्पीशीज फॉर्म होती है
इट इज ऑफ HMnO4 जिसको मैं पर मैग्निक एसिड बोलता हूँ। ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहूँ तो MnCl2 NaOH के साथ क्या फॉर्म करेगा, MnOH होल ट्वाइस, इसके वाइट प्रेसिपिटेट, और यहाँ पे क्या होगा, NaCl का फॉर्मेशन होगा। ये वाइट प्रेसिपिटेट व्हेन आर रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड PbO2 are oxidizing Mn from +2 to form the purple pink color which also confirm the presence of magnesium ion in the salt. So this is P and this is Q, और NaCl जो है वो आगे फर्दर किसके साथ रिएक्ट करने वाला है, आपको दी हुई है रिएक्शन MnOH होल ट्वाइस एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म Cl2 which will react with Ki forming I2 which turns starch, which gives blue coloration with Ki starch iodide starch paper in this case. Hence the correct answer is the presence of magnesium ions that are there, or chlorine is the product that is formed. So as per this I can say the correct answer to this is the C option over here. Okay. If we look further, question number 5 was from the physical chemistry we are having. This is a very common we can say kind of derivation that we do in case of the Kohlrausch law, and lambda m इसको हम किसके बराबर लिखते हैं, we write अल्फा किसके बराबर होता था, it is lambda m upon lambda m naught. This is the degree of dissociation we are having for any weak electrolyte using the concept of molar conductivity at any concentration divided by molar conductivity at infinite dilution in this case. और अगर हम किसी weak acid के बारे में बात कर रहे हैं, weak acid that is HX, तो ये आयनाइज होके क्या फॉर्म करने वाला है, H पॉजिटिव एंड X माइनस. We write C1 minus alpha, this is C alpha and this is C alpha. ठीक है ना, तो इसकी जो डेरिवेशन है, इसका जो एनालिसिस है, वो मैं आपको अलग से करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो जब ये आएगा तो Ka किसके बराबर आता है, अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा किसके बराबर होता है बच्चे, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट, इसका स्क्वायर इंटू C अपॉन 1 माइनस लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट. इसको और सिंप्लीफाई करें सो इट इज लैम्डा m स्क्वायर इंटू C अपॉन लैम्डा m नॉट का स्क्वायर इंटू लैम्डा नॉट m अपॉन लैम्डा नॉट m माइनस लैम्डा m. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन लैम्डा ये कैंसिल हो जाएगा और हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज रिटन एज लैम्डा m स्क्वायर C अपॉन, it will be lambda naught m into lambda naught m minus lambda m. This is equal to alpha, we are having the degree of dissociation, sorry, this is the Ka value we have determined. तो हम लोग को किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, we have to plot the graph between the 1 by lambda m against Cm over here. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को ही हम आगे लेके चलते हैं to get the answer to simplify the things in this case. तो अगर आप देखें तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ Ka लैम्डा नॉट m का स्क्वायर माइनस Ka लैम्डा m लैम्डा नॉट m माइनस C दैट इज लैम्डा m का स्क्वायर इक्वल टू. ठीक है ना, फर्दर आगे क्या लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट Ka लैम्डा m नॉट अपॉन लैम्डा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, दिस इज लैम्डा m माइनस Ka लैम्डा नॉट m इज इक्वल टू C लैम्डा m. ठीक है, आगे और सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 1 बाय लैम्डा m इज इक्वल टू C लैम्डा m Ka लैम्डा नॉट m का स्क्वायर प्लस Ka लैम्डा नॉट m अपॉन क्या आएगा, दैट इज Ka लैम्डा नॉट m का स्क्वायर. तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इसको लेकर आ रहे हैं, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू किसके बराबर, 1 बाय लैम्डा m इज इक्वल टू C लैम्डा m अपॉन Ka लैम्डा नॉट m का स्क्वायर, एंड दिस इज प्लस 1 बाय लैम्डा नॉट m.
ठीक है। सो बेसिकली आई एम सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन, और यहाँ पर अगर आप y इक्वल टू 1/λm और c/m में ग्राफ प्लॉट हो रहा है, तो उसका जो स्लोप हो गया वो किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/ka लैम्डा नॉट m का स्क्वायर, और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होगी 1/λ0m. So this will give you the final expression Ka lambda naught m will be the correct answer, taking the ratio of the intercept and the slope over here. ठीक है. So this was from the electrochemistry Corros law that we are having in this particular case. इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है. आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना. आंसर तो इसका 4 आया था. सिल्वर एसीटेट अगर मैं सॉल्ट लेता हूँ विच इज़ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड इन द स्ट्रॉन्ग बेस, अ स्पैरिंगली soluble salt. So what happen, this on being soluble will form acetate ion and silver ions. और एसीटेट आयंस जो हैं वो आगे फर्दर क्या कर जाते हैं, हाइड्रोलिसिस. तो व्हाट डज इट फॉर्म, इट फॉर्म एसिटिक एसिड एंड इट फॉर्म OH माइनस. अगर मैं मानूं कि सिल्वर एसीटेट की सॉल्युबिलिटी x मोल्स पर लीटर है, तो ये x आएगा, ये x आएगा, और इसका अमाउंट कुछ हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं इट इज y, दिस इज y, and we can write KSP is equal to x into x minus y, and I can write KH is equal to y square upon x minus y. Using this thing we have to apply the question and we have to get the answer. ठीक है. Try to solve this question on your own, जिसमें कि pH की वैल्यू 7 से 2 बताई गई है और आगे उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा गया है. अगर हम बात करते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इन दिस पर्टिकुलर केस, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑर्गेनिक का क्वेश्चन फिर से आ गया है. आपको P कंपाउंड कहा गया है, एल्काइल फिनाइल ईथर है. व्हाट इज एल्काइल फिनाइल ईथर? दीज आर द काइंड ऑफ ईथर और एल्काइल फिनाइल ईथर. जब मैं HI के साथ इसको रिएक्शन कराता हूँ तो ये ईथर क्या होता है, ये प्रोटोनेट होता है, और प्रोटोनेट होने पर ये क्या फॉर्म करता है, दिस इज द वे. और हमारा कहना ये है कि इसका जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक नहीं हो सकता. ठीक है, यहाँ से ब्रेक नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस. बॉन्ड तो यहीं से ही ब्रेक होगा. तो ये क्या बनाने वाला है, इट इज फॉर्मिंग द प्रोडक्ट एज फिनॉल एंड एल्काइल आयोडाइड इन दिस केस. सो जो Q ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, वो कौन सा हो गया, फिनॉल हो गया. उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2 के साथ कोल्ड शिमिट रिएक्शन होती है, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस. इट इज फॉर्मिंग द प्रोडक्ट एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. ठीक है ना, विच इज बेसिकली दिस इज सैलिसिलिक एसिड. और इसके बाद जब मैं इसको एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता हूँ तो ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म OCOCH3 COOH. ठीक है. डेफिनेटली D कैनॉट बी द आंसर इन दिस केस. It is not ortho acetyl benzoic acid. This is ortho acid. This is acetyl salicylic acid बोल देते हैं हम लोग इसको. ठीक है ना. और अगर ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला लिखना होगा तो वहां पर ये फॉर्मूला होगा, जबकि यहाँ पे OCOCH3, इसलिए D cannot be the answer. ठीक है ना. The correct answer to this is we are saying that in this particular case जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है इट्स अ नॉन नार्कोटिक ड्रग. ठीक है ना, एनर्जेसिक होता है, एंड वी से दैट इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन. प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं, बेसिकली ग्रुप ऑफ लिपिड्स होते हैं विद हार्मोन लाइक एक्शंस. ठीक है ना, दैट मेक्स आवर बॉडी प्राइमरीली, हम कह सकते हैं एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन में. सो बहुत अलग अलग तरीके के प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं. ठीक है, एंड दे प्ले सेवरल एसेंशियल रोल इन रेगुलेटिंग द बॉडीली प्रोसेसेस इन आवर बॉडी. ठीक है ना, लाइक ब्लड क्लॉट जो होता है, फॉर्मेशन जो होता है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन जो होता है एट द साइट ऑफ इंजरी. ठीक है ना, तो दैट इज व्हाट वी डिफाइन ओवर हियर, एंड देयरफॉर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि हम कह सकते हैं कि भाई एक फिजिकल का और इनऑर्गेनिक का कंबाइंड क्वेश्चन है, जिसमें कि एक कंपाउंड है दैट इज डाइमिथाइल
what we are having, dichlorosilane we are having. तो बेसिकली इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी कि CH3 होल ट्वाइस, that is SiCl2 we are having in this case. और ये क्या होगा, ये कंपाउंड जो है ये इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ which compound that is taking place over here. It is forming the compound as tetrameric cyclic product in this case. ठीक है ना, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट इन दिस केस. और जो टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, दैट इज Si, दिस इज CH3, क्योंकि Cl ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे, OH ग्रुप से. There is a cyclic polymerization that is taking place, or this is what we study in the carbon family. In silicons we say silicons and silicates, टॉपिक में ये बात आती है. और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या बन जाता है, एक टेट्रासाइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है. ठीक है ना. So 4 mole of this are actually forming this compound according to if we balance the reaction properly in this case. ठीक है. तो हमें पता है कि भाई 4 मोल जो हैं वो इसके 1 मोल बनाते हैं. अगर मैं इस डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन का मोलर मास निकालूं तो वो किसके बराबर आएगा, जरा चेक कर लें. इसका जो मोलर मास आएगा वो किसके बराबर आएगा, इसको मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ. इट इज़ 12 प्लस 2 24 प्लस 6 प्लस सिलिकॉन का मोलर मास दे रखा है 28 है, दिस इज 71. सो इट इज 71 प्लस 28 प्लस 6 प्लस 24 इज 129 और इसका मास दे रखा है 516 डिवाइडेड बाय 129 इज कमिंग आउट टू बी 4. तो इसके 4 मोल दिए हुए हैं हमें और इसके 1 एज पर द बैलेंस इक्वेशन 4 मोल गिव 1 मोल, तो 4 मोल विल गिव 1 मोल, बट सिंस द यील्ड इज 75% सो आई विल से 0.75 जो है वो इसका क्या बनेगा, मोल्स बनेंगे. और इसके बाद मेरे को इसका मोलर मास चेक करना पड़ेगा विच आई हैव कैलकुलेटेड टू कमिंग आउट टू बी 296. तो वेट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ 296 और मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू, दिस इज 296 हो जाएगा और हमने कितने मोल्स निकाले हैं 0.75, सो इट विल कम आउट टू बी 222 ग्राम्स. दैट विल बी द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 इन दिस केस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 वाज रिलेटिवली सिंपलर बेस्ड ऑन द गैसियस स्टेट कॉन्सेप्ट. कह रहा है कि एक गैस है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 0.5 है, उसका मोलर वॉल्यूम 0.4 लीटर्स है, टेम्परेचर 800 केल्विन है और प्रेशर कह रहा है x atm है. तो यहाँ पे z इज इक्वल टू PV अपॉन RT यूज़ कर लेंगे हम लोग. ठीक है. और इसको यूज़ करके मेरे को पता है z की वैल्यू 0.5 है, प्रेशर आई हैव टू डिटरमाइन, मोलर वॉल्यूम इज 0.4, R की वैल्यू इज 0.08 एज पर द क्वेश्चन एंड टेम्परेचर इज कितना 800 केल्विन. तो क्या हम यहाँ से प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं, 0.5 इंटू 0.08 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 0.4 is coming out to be 80 atmosphere. This is the value of the pressure that we have determined in this case. इसके बाद वो कह रहा है कि अगर गैस आइडियल बिहेवियर शो करे, so at the same temperature and pressure what will be its molar volume. अगर गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी तो हम बोलेंगे PVM is equal to RT होगा. ठीक है. और मुझे क्या निकालना है, what I have to calculate molar volume which is equal to RT upon P. R की वैल्यू फिर से 0.08, टेम्परेचर कितना 800 और प्रेशर कितना 80. So this is 80 10, this is 0.8, that is the volume, the molar volume which we have got over here. आपसे बोला गया था what is the value of x upon y. x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 80
y की वैल्यू हमने 0.8 निकाली है, x अपॉन y कितना हो जाएगा 80 अपॉन 0.8, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 100 इन दिस केस। ठीक है, सो दिस वाज एन इजियर क्वेश्चन दैट वी हैव अराइव टू इन दिस पर्टिकुलर केस, दैट इज ओवर हियर। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें कि आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करी गई है क्वेश्चन नंबर 10 में, और यू हैव बीन गिवन द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दैट इज ऑफ बोथ द रिएक्शन, दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन वी आर हैविंग। ठीक है ना, और आपको ये भी बताया गया है कि रिएक्शन का log k जो है वो एट 500 कितनी वैल्यू आ रही है, ये 6 आ रही है, एंड वी हैव टू टेल द मॉड्यूलस ऑफ द log ऑफ द बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। रेस्ट ऑल द थिंग्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग इन दिस केस। आपको ये चीज दिख रही है यहाँ पे कि log kf की वैल्यू जो है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 9 इन द ग्राफ दैट इज गिवन। ठीक है ना, और वो किस टेम्परेचर पर है, दैट इज एट 500 केल्विन we are having in this case। 0.002 is the value of 1 by t, so उससे सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू इज 1 अपॉन 0.002, so that will be 1000 upon 2 and that is 500 Kelvin we are having। तो क्या मुझे kf की वैल्यू पता चल गई, that is equal to कितना 10 raised to power 9। ठीक है ना, और जब मैं log kb लिखता हूँ तो log kb किसके बराबर होता है, that is equal to हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज log ए बी, दैट इज और माइनस ई ए बी अपॉन 2.303 आर टी। दिस इज द इक्वेशन दैट वी राइट ओवर हियर। और आपको साथ साथ में ये भी पता है कि इक्विवेलेंट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 10 टू द पावर 6 है, जो कि के एफ अपॉन के बी के बराबर होता है, एंड वी कैन से कि 10 टू द पावर 6 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 10 टू द पावर 9 अपॉन के बी, और के बी किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 के बराबर हो गया। ठीक है ना, सो आई कैन राइट वन थिंग इन दिस केस, दैट इज के दिस इज इक्वल टू log ऑफ के बी। ठीक है, तो log ऑफ के बी दैट इज इक्वल टू 3 ओवर हियर, दैट इज इक्वल टू माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन 2.303 आर इंटू 0.02 और प्लस क्या हो गया, ये 11 हो गया। ठीक है ना, सो दैट इज व्हाट वी आर that is what the information that is in accordance to this। log a ले लिया हमने, तो log 10 to the power 11 क्या हो गया, that is equal to 11 हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ई ए बी अपॉन 2.303 आर विच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 अपॉन 0.002, दैट इज 4000 इन दिस केस। और यहाँ पे log के बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस 4000, और ये वैल्यू कितनी हो गई थी, दैट इज इंटू 1/250 और प्लस 11 हो जाएगा, एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू -5 ओवर हियर, एंड log के बी इज इक्वल टू -5 हो गया। हमें क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ log के बी चाहिए था, इसलिए 5 will be the answer to this particular question over here। Question number 11 is a very good question based on thermodynamics concept over here, जो कि हम लोग अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताया ये जा रहा है कि एक गैस है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, गैस ए से बी में आई तो वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया। दूसरी बात, बी से सी में गई तो दैट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस वी आर हैविंग इन दिस केस। बोला हुआ है ए टू बी इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड इन द एंटायर प्रोसेस हम लोगों को निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो हमें ये तो पता ही है कि भाई ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, यहाँ पे तो क्यू की वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है ना, तो जो भी हीट का एक्सचेंज हुआ है वो बी टू सी में ही हुआ है, एंड दैट शुड बी द आंसर। ठीक है ना, पर इनिशियल और फाइनल स्टेट ए टू बी को रिलेट करने के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें पता है टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर T1
जब 6 था यानी कि 600, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना था 10, दैट इज मीटर क्यूब, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, दैट इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर दैट इज 60, फाइनल वॉल्यूम कितना है पता नहीं, दैट इज इक्वल टू गिवन एज वी हैव टू कैलकुलेट V2, और आगे क्या हो जाएगा, दैट इज गामा माइनस 1। तो ये इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो दिस विल बी 10 V2 अपॉन 10, दिस इज इक्वल टू गामा माइनस 1, ठीक है। और गामा की वैल्यू कितनी है, सिंस इट इज अ मोनोएटॉमिक गैस, तो आई कैन राइट 5/3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2/3, तो V2/10 दिस इज 5/3 minus 1 will be equal to 2/3. So taking log on both the side, it is log 10. It is 2/3 log V2 by 10 we are having. Log 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो I can say that 3/2 is equal to log V2 by 10. और अगर 3/2 is equal to log V2 by 10 है, तो I can also write it as log V2 minus log 10 is 1. Therefore, log V2 is equal to 3/2 plus 1, that is 5/2. ये information by applying the A to B में TV की पावर गामा माइनस 1 को करके हमारे पास आ जाती है, ठीक है। और अब हमें वॉल्यूम V2 भी पता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ B2C पाथ के लिए, जो कि एक आइसोथर्मल पाथ है, तो डेल्टा E की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 0, और Q प्लस W की वैल्यू किसके बराबर होगी 0, तो Q किसके बराबर होगा -W, और W का एक्सप्रेशन किसके बराबर है, -N इंटू आर इंटू टेम्परेचर इज T2, दिस इज Ln, this is V3 upon V2. This is the work done. Therefore, Q will be equal to R T2 ln V3 upon V2 we are having in this case. This is the amount of heat that is absorbed in this particular case over here. और आपको ये भी बताया गया था कि टोटल हीट एक्सचेंज कितने हैं, दैट इज R T2 ln 10। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, आई कैन राइट, आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई है, तो आई कैन रब दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। और मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, आई कैन से कि R T2 ln V3 अपॉन V2 किसके बराबर होगा बच्चे, दिस विल बी इक्वल टू, एज पर द क्वेश्चन इट इज गिवन एज R T2 ln 10 के बराबर है, ठीक है ना। दिस इज R T2 ln 10 के बराबर, तो क्या हो जाएगा, R T2 कैंसिल एंड इट बिकम्स V3 इज इक्वल टू 2 V3 बाई VT, यानी कि ये कितना हो गया, V3 इज इक्वल टू V3 बाई V2 इज इक्वल टू 10, or I can say V3 is equal to 10 V2 we are having in this particular case over here. और आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था 2 log V3 की वैल्यू। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें पता है कि V3 जो है, जो हमारा log V3 का कॉन्सेप्ट आया था, V3 किसके बराबर आया, दैट इज इक्वल टू 10 V2, वी हैव गॉट इट ओवर हेयर, ठीक है ना। और हमने इससे पहले एक एक्सप्रेशन ये भी निकाला था कि log V2 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 5/2, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू गेट द वैल्यू फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ 2 log V3, ठीक है ना। तो 2 log V3 कैसे निकलेगा, 2 log V3 कैसे निकलेगा, यहाँ पर आपको पता है कि V3 किसके बराबर है, V3 इज इक्वल टू 10 times V2 which is 10 to the power 5/2 over here. So V3 is equal to 10 to the power कितना हो जाएगा ये, that is 7/2, और V3 अगर 10 to the power 7/2 हो रहा है, log लेंगे दोनों तरफ, so it will be log V3, it is 7/2 log 10 के बराबर हो जाएगा, और 7 will be the answer for this particular case.
थोड़ा सा कहीं लास्ट में लगता है कि कहीं कुछ एरर है, ये आंसर शुड कम आउट टू बी इक्वल टू, नहीं ठीक है, 2 log v3 निकालना है ना, तो इट इज 2 into 7/2, so that's why the answer is 7 in this case. This is absolutely correct. So this is what is there in question number 11th over here in this case. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12th की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन में आपको पता है कि इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट कितना बोला गया, दैट इज इक्वल टू 6 in 1 लीटर। तो कुछ टाइम के बाद एट टेम्परेचर T1 पे अब मैं बात कर रहा हूँ, हमें पता है इक्विलिब्रियम कब स्टैब्लिश हुआ, इक्विलिब्रियम तब स्टैब्लिश हुआ जब P की वैल्यू 4 पे कांस्टेंट हो गई, यानी कि इसके 2 मोल गए और इसके 2 मोल मिले, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो Kc हो गया एट टेम्परेचर T1 किसके बराबर हो गया, इट कम्स आउट टू बी 2/4 इक्वल टू 1/2। ठीक है, सिमिलरली अगर A कन्वर्टिंग टू P की अगर हम बात करते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, A कन्वर्टिंग टू P की बात कर रहे हैं एट टेम्परेचर T2, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश जो P की कंसंट्रेशन 2 आई, तो आई कैन राइट कि ये क्या हो गया 6 - 4 दैट इज 2, तो दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 4, तो Kc की वैल्यू कितनी हो गई, T2 हो गई, एट टेम्परेचर T2 इट इज दिस वन। ठीक है, हमें पता है कि डेल्टा G1 एट टेम्परेचर T1 की बात कर रहा हूँ पहले, इट इज इक्वल टू डेल्टा G0 1 प्लस 2.303 RT1। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G1 की वैल्यू 0 है, तो डेल्टा G0 1 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT1, और एट टेम्परेचर T2 it is minus 2.303 RT2. So we can divide both of them, cancel 2.303 R, और डेल्टा G1 नॉट किसके बराबर होगा, डेल्टा G1 नॉट अपॉन डेल्टा G2 नॉट की वैल्यू को चेक करें तो इट इज कमिंग आउट टू बी T1 अपॉन T2, और यहाँ पर हमें पता है T1 इज इक्वल टू 2T2 है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2 इन दिस केस। ठीक है ना, सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट ओवर हियर। और दूसरी बात, जब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा G1 नॉट माइनस डेल्टा G2 नॉट किसके बराबर होगा, इट इज माइनस 2.303 R, दिस इज T1, और ये क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। ठीक है ना, सो इसको भी हम सिंप्लीफाई करके T2 को 2T1 के बराबर कर सकते हैं टू गेट द फाइनल आंसर in this particular case, and we observe that in this case जो आंसर आता है that comes out to be equal to 8 आएगा, आप करके चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम देखें तो ये साइनाइड कंपाउंड है, साइनाइड का रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या फॉर्म करता है, CH2 NH2 CH2 NH2, it forms CH2 NH2 CH2 NH2. This is why we have done so, because lithium aluminum hydride is in excess and it can reduce all the cyano groups to amines group. Followed by we are doing the acetophenone के साथ reaction। तो acetophenone क्या होता है, that is C6H5 COCH3। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म द प्रोडक्ट एज इन दिस केस क्या बनता है, द प्रोडक्ट दे फॉर्म इज द इमीन फॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस। सो दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग यहाँ पर CH2, दिस इज CH डबल बॉन्ड N और COCH3, यहाँ पर भी हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N COCH3, और यहाँ पे भी हो जाएगा CH डबल बॉन्ड N COCH3। आपको कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स which are having the sp2 hybrid carbon atoms in this case। ठीक है, so that is the answer to be simplified in this particular case। तो total number of sp2 hybrid carbon atom in the major product that is formed, ये गलती हो गई है,
यहाँ पे ये CH3 नहीं होगा, सब जगह पर क्या है, बेंजीन रिंग है, क्योंकि एसिटोफिनोन था ना बच्चे, सो इट इज एसिटोफिनोन इन एवरीवेयर इन दिस केस, ठीक है ना। तो एक तो ये 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ये क्या हो गए, दैट इज द sp2 hybrid carbon atom over here. In addition to this, we will say that in this particular case कार्बन एटम पूछ रहा था वो बस, कि कौन से कार्बन एटम जो हैं वो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ठीक है ना। तो ये कार्बन भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो sp2 hybrid carbon atom in this particular case. So we will say that it will be having what, this will be having uh, 28, ठीक है ना, atoms which are sp2 hybrid carbon atoms. After this there are match the column question which I according to me बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस थे, ठीक है। यहाँ पर जो रिएक्शंस थी इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस, ये सारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पर ही पूछी गई थी रिएक्शंस, ठीक है। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारे सबसे पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए वो है क्यू रिएक्शन, विच इज़ अ लैब मेथड फॉर प्रिपेयरिंग फॉस्फीन, विच इज़ अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑल्सो, forming the product as NaH2PO2 and it form PH3. तो फॉस्फोरस 0 से +1 में और -3 स्टेट में दोनों में गया इन दिस केस। P2O3 जो है, जब इसको वाटर में ऐड करते हैं, इट इज़ एनहाइड्राइड and it formed the product as H3PO3 which is phosphorus acid in this particular case, ठीक है। and in addition to this, अगर मैं PCl5 की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ लिखे, this reaction is all these reactions are given in NCERT also, ठीक है। so it form H3PO, this will form the product as POCl3 CH3COCl and it form HCl. In addition to this, H3PO2, which is a reducing agent, when is reacting with silver nitrate, it will form the product as silver. It will form H3PO4 and it also form HNO3. Keeping these things in mind, the correct answer will be the second one, where P is matching with 2, Q matching with phosphine, PCl5 matching with PuCl3, and this is forming the product as in accordance to 5. This product is not formed anywhere. After this, question number 15 को देखें, which is a question based on coordination chemistry, crystal field theory. In this case, if I consider FeH2O6 2 plus, so it is 3d6 configuration, being an octahedral complex, definitely I can say that this is the configuration it is having, that is T2G4 and this is Eg2. So T2G4 Eg2 is matching with the S part over here. MnH2O6 में Mn plus 2 में है, which is 3d5 configuration. Again I can say that the electrons are present in T2G orbital as well as the Eg orbital in this case. So I can say कि ये किसके साथ मैच करता है, T2G3 Eg2. After this it is CONH3 positive, where cobalt is in the +3 state and we say it is 3d6 configuration. Ammonia being the strong field ligand will have the arrangement of all the electrons in the T2G orbitals over here and the Eg orbital will be vacant. So it is T2G6 Eg0 over here. After this it is FeCl4 negative, which means Fe is present in the +3 state over here in this case. So what we can say कि FeC, well हालांकि आपको आंसर इतने में पार्ट से ही मिल रहा है, बट इट इज 3d5 कॉन्फ़िगरेशन और ये किस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, दिस इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो पहले Eg ऑर्बिटल भरी जाती हैं, फिर T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे. So this is the thing that is happening. So we should write Eg2 and T2G3, this configuration we are having for FeCl4 minus like this. The same thing goes with cobalt Cl4 2 plus also.
Cobalt is in the +2 oxidation state. It's a tetrahedral complex. Chloride ion is a weak field ligand. पहले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो Eg में ही जाएंगे, दैट मीन्स लाइक दिस. उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, T2G में. इट इज अ 3d7 कॉन्फ़िगरेशन वी आर हैविंग. सो दिस इज as per this, and according to this the correct answer to this will be the D part over here. क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में इट इज ऑल बेस्ड ऑन द एल्काइल हैलाइड रिएक्शंस, द रिएक्शन विद alkali SN1 and SN2 mechanism in this case. इट इज सेइंग दैट कि जो कंपाउंड P है ये एक स्पेसिफिक आइसोमर है, लाइवोरोटेटरी आइसोमर है. ये नहीं पता कि वो R है कि S है, पर कंपाउंड क्या है, इट इज 1 ब्रोमो, it is 2-ethyl pentane. This is the compound we are having in this particular case we have there. Definitely this is the chiral carbon, पर क्योंकि SN2 configuration हो रहा है और SN2 proceed with an inversion of configuration, but एक important बात यह है कि जहाँ ये अटैक कर रहा है वहाँ पर तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, बस CH2Br हटेगा उसकी जगह पर OH आ जाएगा. This carbon is not a chiral carbon. So if it is not a chiral carbon, so there is no meaning of saying that there will be the configuration inversion that is taking place in this particular part. इसीलिए P का जो आंसर है वो किससे रिलेटेड है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. SN2 रिएक्शन फिर से सिंगल एनांटियोमर 2 ब्रोमोपेंटेन है. So in this case what is going to happen in this particular part, this will undergo it's a 2-degree halide undergoing SN2, Br will be replaced by OH, there will be an inversion of configuration. Q का आंसर क्या होगा, 1 होगा. इसके बाद R जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, इसमें क्या हो रहा है, इट इज सेइंग इट इज अंडरगोइंग द SN1 रिएक्शन. इट इज 3 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. So it is 3 bromo 3 ethyl cyclohexane. So what will happen in this case, this will undergo the reaction where it will form a carbocation followed by the attack of nucleophile OH minus, and that will result in the formation of enantiomers in this case. And similarly in the S part over here it will lead to the formation of diastereomers in this case, because SN1 reaction में जो कार्बन एटम है अगर हम चेक करें तो वहाँ पर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डायस्टीरोमर्स इन दिस केस. ठीक है, डायस्टीरोमर्स क्या होते हैं, वो स्टीरोआइसोमर्स विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. लास्ट क्वेश्चन दैट इज 17 क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि देयर आर 4 नेम्ड रिएक्शन. इटार्ट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें टोल्यूइन ऑक्सीडाइज होकर बेंजल्डिहाइड में जाता है. इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए, इटार्ट रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग कंपाउंड कौन है, टोल्यूइन. गैटरमैन रिएक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट रिएक्टिंग विद कॉपर पाउडर HCl, कॉपर पाउडर HBr विल फॉर्म क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन. इसके लिए जो कंपाउंड है वो है डायजोनियम सॉल्ट. गैटरमैन कॉच रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है यूजिंग बेंजीन. रोजेनमून रिएक्शन में RCOCl are the starting compound which on reduction will form aldehyde. So when we write the reaction acetophenone के reduction, it form the product as ethyl benzene. It's a Clemenson reduction. Toluene का oxidation alkaline KMnO4 will form benzoic acid with SOCl2 will form COCl which can undergo the Rosenmund reaction. Benzene की reaction with methyl chloride will form methyl benzene. So I can say that it can be used in the Itard reaction. Aniline का diazotization करेंगे तो it will form N2 positive Cl minus which can be used in the Gattermann reaction. Phenol का reduction with zinc will form benzene. That will indicate, that is indicating that in this case what is going to happen, we will say that it will be forming benzene, और benzene को Gattermann Koch reactions में हम लोग यूज करते हैं using CO and HCl forming the product accordingly. So I hope कि आपको पूरा solution समझ में आया होगा. ठीक है, take it as a question bank, not try to solve it in the time constraint. Take it as a question bank.
consider it in the form as read the examiner mind. There are certain reactions which are very common, like the reaction of Grignard reagent, reduction of cyanide, and these are the named reactions which are written. तो हम सिलेबस के बाहर एक भी परसेंट कुछ भी चीज़ नहीं पूछी गई, ठीक है ना. सो पेपर वॉज गुड एंड आई होप कि जो टॉपर स्टूडेंट होंगे दे माइट बी एबल टू सॉल्व द paper from 17 question they might be able to solve 16 or 15 questions in this case. So I hope you have understood each and every question. If there is any question जहाँ पे आपको कुछ समझने में दिक्कत हो, you can leave your answers in the comment section, ठीक है. And I advise you to go through each and every question clearly. Thank you.